गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच इन इंडिया। जब यूरोपियंस इंडिया आए तो सबका एम सिर्फ ट्रेड था, लेकिन धीरे धीरे ये रेस बन गई पावर और एम्पायर की, और इसी रेस में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर था फ्रेंच। लेकिन सवाल ये है, फ्रेंच इंडिया आए क्यों और कैसे? सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि फ्रेंच इंडिया सबसे पहले नहीं आए थे। उनसे पहले पोर्टुगीज़, डच और इंग्लिश ऑलरेडी इंडिया में ट्रेड कर रहे थे, तो फ्रेंच एंट्री एक्चुअली एक लेट एंट्री थी। लेकिन उनका मेन एम सिंपल था, वो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि पावर और कंट्रोल भी चाहते थे। अब बात आती है एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट की। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। इससे इस्टेब्लिश किया गया था जीन बैप्टाइस्ट कॉलबर्ट ने, जो कि फ्रेंच के किंग लुइस 14 के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये कंपनी डायरेक्टली फ्रेंच गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ आई थी। इसका मतलब था स्ट्रॉन्ग फंडिंग प्लस पॉलिटिकल बैकिंग। ये बात फ्रेंच को दूसरे यूरोपियन से अलग बनाती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे, इंडिया और ईस्ट इंडीज़ में ट्रेड करना, इंग्लिश और डच से कंपटीशन करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंडिया में अपना कॉलोनियल एम्पायर इस्टेब्लिश करना। मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं, राजनीति और राज्य बनाना भी एम था। उस टाइम इंडिया एक बैटलफील्ड बन चुका था, लेकिन तलवारों से नहीं, कंपनीज के थ्रू। इंग्लिश, डच, पोर्टुगीज़ और अब फ्रेंच सब एक दूसरे से कम्पीट कर रहे थे। धीरे धीरे ये कंपटीशन वॉर्स में कन्वर्ट हो गया, जिसे हम बाद में कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं, और यहीं से स्टार्ट होती है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। अब हम बात करें कि इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ फ्रेंच फैक्ट्रीज़ का। अब जब फ्रेंच इंडिया आ चुके थे तो अगला स्टेप क्या था? अपनी ट्रेडिंग सेंटर्स बनाना, जिन्हें उस टाइम फैक्ट्रीज़ कहा जाता था। सबसे पहले एक कन्फ्यूज़न क्लियर कर लेते हैं। फैक्ट्री का मतलब उस टाइम मशीन्स वाली फैक्ट्री नहीं है, बल्कि इसका मतलब था ट्रेडिंग सेंटर्स या वेयरहाउस। यहाँ यूरोपियंस अपना माल स्टोर करते थे और इंडिया से गुड्स खरीदते और एक्सपोर्ट करते थे। फ्रेंच ने कहाँ कहाँ अपने सेंटर्स बनाए? सबसे पहला सूरत, 1668। फ्रेंच ने अपनी पहली फैक्ट्री गुजरात के सूरत में बनाई। सूरत उस टाइम पे एक मेजर पोर्ट सिटी था। ऑलरेडी पोर्टुगीज़ और इंग्लिश यहाँ एक्टिव थे, इसलिए फ्रेंच ने भी यहीं से एंट्री ली। फिर आता है मसूलीपट्टनम, 1669, आंध्र प्रदेश में। ये साउथ इंडिया का इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था। यहाँ से टेक्सटाइल्स का ट्रेड होता था। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पौंडीचेरी। 1674 में फ्रेंच ने यहाँ अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। धीरे धीरे ये उनका मेन हेडक्वार्टर बन गया। मतलब इंडिया में फ्रेंच पावर का सेंटर पौंडीचेरी। फ्रेंच बंगाल भी पहुँचे और चंदेरनगर में अपना बेस बनाया। बंगाल उस टाइम इंडिया का सबसे रिच रीजन था। यहाँ से सिल्क, मुस्लिन जैसे वैल्यूएबल गुड्स मिलते थे। फ्रेंच ने केरला के मालाबार कोस्ट पर माहे में भी बेस बनाया। यह एरिया स्पाइसेस के लिए फेमस था, इसलिए यूरोपियंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। कराईकाल, लास्ट इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट, यहाँ ये भी साउथ इंडिया में फ्रेंच प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। फ्रेंच इंडिया आ तो गए, फैक्ट्रीज भी बना ली, लेकिन अब सवाल ये है, क्या वो सिर्फ ट्रेडर्स रहेंगे या फिर इंडिया में अपना राज इस्टेब्लिश करेंगे? और यही एंट्री होती है एक पावरफुल लीडर, ड्यूप्लेक्स। जोसेफ फ्रांकोइस ड्यूप्लेक्स फ्रेंच इंडिया का गवर्नर था। उसके आने के बाद फ्रेंच पॉलिसी कम्प्लीटली चेंज हो गई। पहले फ्रेंच सिर्फ ट्रेड कर रहे थे, लेकिन ड्यूप्लेक्स का विज़न बड़ा था, इंडिया मेन एम्पायर बनाना। ड्यूप्लेक्स ने डिसाइड किया कि फ्रेंच सिर्फ बिजनेस नहीं करेगा, बल्कि इंडिया में अपना पॉलिटिकल एम्पायर बनाएगा। मतलब डायरेक्ट राज नहीं, बल्कि इनडायरेक्ट कंट्रोल। उस टाइम इंडिया में क्या हो रहा था? मुगल एम्पायर वीक हो चुका था। हर जगह सक्सेशन डिस्प्यूट्स, गद्दी के लिए लड़ाई हो रही थी। ड्यूप्लेक्स ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। वो इंडियन रूलर्स के पॉलिटिक्स में घुस गए। एक को सपोर्ट करो, पावर ले लो। ड्यूप्लेक्स ने एक न्यू सिस्टम स्टार्ट किया, इंडियन सोल्जर्स। लोकल इंडियंस को ट्रेन किया यूरोपियन स्टाइल में, उन्हें अपनी आर्मी में यूज़ किया। ये बहुत स्मार्ट मूव था, कम पैसा ज़्यादा कंट्रोल। ड्यूप्लेक्स डायरेक्टली रूल नहीं कर रहा था, बल्कि इंडियन रूलर्स को सपोर्ट करके उन्हें पपेट बना रहा था। मतलब असली पावर फ्रेंच के पास और नाम
इंडियन रूलर का। फिर आता है उनका अलायंस का। फिर वो अलायंस स्टार्ट करते हैं। पहला हुआ मुजफ्फर जंग, हैदराबाद। हैदराबाद में सक्सेशन फाइट चल रही थी। डुप्लेक्स ने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया, जिसका रिजल्ट हुआ कि मुजफ्फर जंग जीत गया और फ्रेंच को फ़ायदा मिला। फिर आते हैं चंदा साहिब। कार्नाटिक रीजन में भी पावर स्ट्रगल था। फ्रेंच ने चंदा साहिब को सपोर्ट किया। ये अलायंस डायरेक्टली ब्रिटिश के अगेंस्ट गया और यहीं से स्टार्ट होती है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। कार्नाटिक वॉर बेसिकली फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश की लड़ाई थी। टोटल 3 कार्नाटिक वॉर हुए 1746 से 1763। एम क्या था? इंडिया में सुप्रीमेसी, यही कौन रूल करेगा। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर 1746 टू 1748। इस वॉर का रीज़न इंडिया नहीं था बल्कि यूरोप में वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन चल रही थी, जिसका इफेक्ट इंडिया में भी दिखाई देता है। उस वॉर की वजह से मद्रास को फ्रेंच ने ब्रिटिश से छीन लिया था। अब ये ख़त्म होता है ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल के थ्रू 1748, जिसमें मद्रास फ्रेंच ने ब्रिटिश को वापस कर दिया। इस वॉर से ये क्लियर हो गया था कि यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट अब इंडिया तक आ चुका है। सेकेंड कार्नाटिक वॉर 1749 से 1754 तक। ये वॉर सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें इंडियंस भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए। हैदराबाद और कर्नाटक में गद्दी की लड़ाई, सक्सेशन डिस्प्यूट। फ्रेंच सपोर्ट करते हैं मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब को और ब्रिटिश सपोर्ट करते हैं नासिर जंग और मोहम्मद अली को। टर्निंग पॉइंट था कि रॉबर्ट क्लाइव का राइज होता है। उसने आरकोट को कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से ब्रिटिश स्ट्रांग होने लगी और फ्रेंच पोजीशन वीक हो गई। फिर आता है थर्ड कार्नाटिक वॉर 1758 से 1763 तक। ये फाइनल और डिसिसिव वॉर थी। ये एक्चुअली यूरोप के 7 ईयर वॉर के पार्ट था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल इसमें थी बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश 1760। ब्रिटिश ने फ्रेंच को बुरी तरह हरा दिया। फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है 1763 में। फ्रेंच का लूज़ हो गया, फ्रेंच लूज़ कर गई पावर, सारी पावर्स वो लूज़ कर गई, पॉलिटिकल पावर भी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो उसको ऑलरेडी नहीं मिली थी क्योंकि ब्रिटिश बहुत पहले से वो स्ट्रांग था। सिर्फ ट्रेडिंग सेंटर्स रखा जिसमें कोई आर्मी नहीं रख सकते थे, कोई फोर्टिफिकेशन नहीं हो सकता था। कार्नाटिक वॉर का फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि ब्रिटिश बन गया इंडिया के डोमिनेंट पावर में से एक। फ्रेंच सिर्फ ट्रेडर बन के रह गए और यहीं से स्टार्ट होता है ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन। फिर आते हैं रीजंस क्यों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉल हुई, उसका फॉल कैसे हुआ। फ्रेंच ने इंडिया में स्ट्रॉन्ग स्टार्ट लिया था। ड्यूप्लेक्स का टाइम पर था तो ड्यूप्लेक्स के टाइम पर तो लग रहा था कि वही जीतेगा, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि फ्रेंच हार गए और ब्रिटिश जीत गए। आओ सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। वीक गवर्नमेंट सपोर्ट। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह गवर्नमेंट पर डिपेंड करती थी। प्रॉब्लम क्या था? फ्रेंच की गवर्नमेंट खुद अनस्टेबल थी, उनका फोकस इंडिया पर ज़्यादा नहीं था, जिसका रिजल्ट होता है कि प्रॉपर सपोर्ट, फंड और प्लानिंग नहीं मिल पाई। अगर सिंपल समझ ले तो फ्रेंच के पास स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं था। लैक ऑफ नेवल स्ट्रेंथ। ब्रिटिश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? नेवी। ब्रिटिश के पास पावरफुल नेवी थी, वो इजीली सी रूट्स कंट्रोल कर लेते थे, जिसकी वजह से फ्रेंच को सप्लाई और हेल्प टाइम पर नहीं मिल पाई। ब्रिटिश हर जगह स्ट्रांग होते गए। याद रखना, जिसका समुंदर पर कंट्रोल उसका ट्रेड और वॉर दोनों पर कंट्रोल। फाइनेंशियल वीकनेस। फ्रेंच कंपनी के पास लिमिटेड पैसा था, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत रिच थी। उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज, आर्मी और सपोर्ट था, जिसकी वजह से वॉर और पॉलिटिक्स में ब्रिटिश क्लियरली स्ट्रांग रहे। फाइनल कंक्लूजन की अगर इसमें बात करें, फ्रेंच हार गए क्योंकि गवर्नमेंट वीक थी, नेवी स्ट्रांग नहीं थी, पैसा कम था। ब्रिटिश जीत गए क्योंकि उनकी नेवी स्ट्रांग थी, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे और बेटर प्लानिंग के साथ वो काम कर रहे थे। फ्रेंच सेटलमेंट्स आफ्टर डिफीट। कार्नाटिक वॉर के बाद फ्रेंच हार गए, लेकिन क्या वो कम्प्लीटली इंडिया से चले गए? नहीं, ये ट्विस्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्नाटिक वॉर के बाद भी फ्रेंच कम्प्लीटली वैनिश नहीं हुए। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स अपने पास रखे। पौंडीचेरी सबसे मेन सेंटर, चंदेरनगर बंगाल में, माहे, कराईकाल, यानम, ये सब इंडिया के अलग अलग रीजन में था। इससे फ्रेंच प्रेजेंस पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट यहाँ है,
फ्रेंच को यह एरिया रखने की परमिशन मिली, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर। रेस्ट्रिक्शंस, आर्मी नहीं रख सकते थे, फोर्टिफिकेशन नहीं बना सकते थे, पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे, मतलब उनकी पावर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। कार्नेगी वॉर के बाद फाइनल सिचुएशन ये बनी कि ब्रिटिश रूलर बन गए, इंडिया के एक स्ट्रॉन्ग पावर स्टैब्लिश कर लिए। फ्रेंच सिर्फ ट्रेडिंग सेंटर तक लिमिट रह गए और यहीं से इंडिया में ब्रिटिश रूल का फाउंडेशन फिर से स्टार्ट होता है। अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो इन्होंने यूरोपियन स्टाइल वॉरफेयर इंडिया में लाई, इन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इंडिया में स्टार्ट किया, स्टेट्स में लड़ाइयाँ लगवाई, इन्होंने ग्राउंड वर्क बहुत किया जिससे ब्रिटिश एक्सपैंड किए, और इनकी राइवलरी जो ब्रिटिश के साथ थी बाद में कॉलोनियल हिस्ट्री बनती है। थैंक यू।